Okay. So today we are going to start a topic, dust of snow. I think this topic is in your syllabus. है तो सिलेबस में, सबके सिलेबस में है तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मतलब सिद्धिविनायक के भी हैं, ओएबी भी हैं, कोसला भी हैं, तीनों के सिलेबस में है तो डस्ट ऑफ स्नो. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ पोएम. इट्स अ पोएम. ओके, इट इज़ अ पोएम. फर्स्ट क्लास से इसीलिए मतलब छोटा सा पोएम से ये कर रहे हैं, उतना टाइम नहीं है. ओके, तो डस्ट ऑफ स्नो इज द राइटर. Who is the writer of Dust of Snow? The poem Robert Frost, who is an American poet. Okay, so this poem consists of only 2 stanza. Clear? The first one, 4 lines, 2 stanza. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. क्या समझ में आता है जब ये तुम लोग स्टैंजा देखते हो? क्या समझ में आता है? किसके बारे में बताया गया है? डस्ट ऑफ स्नो अगर उसका टॉपिक है तो ऑब्वियसली स्नो के बारे में कुछ जिक्र तो किया गया होगा ना, है तो द वे ए क्रो, यहाँ पे क्रो एक मेंशन किया गया है. ठीक है. देन सुक डाउन ऑन मी मीन्स ऑब्वियसली राइटर के बारे में बताया गया है. द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, स्नो के बारे में बताया गया है. और किसके बारे में बताया गया है? हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री, इट इज़ अ पॉइजनस ट्री. इट इज़ अ पॉइजनस ट्री. हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड. तो यहाँ पे ये दोनों स्टैंजा को देख के हम लोग को ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मेंशन किया गया हेमलॉक ट्री, क्रो एंड डस्ट. 3 चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है. एंड किसके बारे में वो बताया गया है? पोएट के बारे में बताया गया है. पोएट वो 3 चीज़ों को रिलेट करके कुछ बताना चाहते हैं. क्या बताना चाहते हैं देखते हैं. ठीक है. वर्ड मीनिंग पहले वो दोनों स्टैंजा का वर्ड मीनिंग, ज़्यादा मीनिंग नहीं है. डस्ट ऑफ स्नो, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, जिसको नोट डाउन करना है कर सकते हो. देन hemlock tree, a poisonous tree with small white flowers, mostly found in mountain areas. Okay. और root means regret, पछतावा जो regret. ठीक है. Then rhyming scheme. rhyming scheme पता है कि नहीं पता है? rhyming scheme पता है कि नहीं? A B A B. ओके. rhyming scheme क्या है? crow, स्नो, प्रोनाउंसिएशन सिमिलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये हो गया ए. ठीक है. देन मी ट्री, ये हो गया हमारा सेम सिमिलर थिंग्स जो उसको हम लोग बोलते हैं राइमिंग स्कीम. तो अगर इसको ए हो, ये हो गया बी, इसके साथ ये सेम हो रहा है. क्रो स्नो, फिर हम लोग इसको ए और इसको बी, ए बी, तो इसका राइमिंग स्कीम हो गया ए बी. हर्ट, बट, मूड, रूट. प्रोनाउंसिएशन सिमिलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका भी मतलब वही ए बी. तो द राइमिंग स्कीम ऑफ होल पोएम इज ए बी. क्लियर? एनी डाउट? ओके. देन इंट्रोडक्शन करते हैं किसके बारे में? ऑथर के बारे में या फिर पोएट. हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? Robert Frost, a well-known American poet of nature, who is a nature poet, American nature poet. Okay, he presents a moment that seems simple but has a larger significance. He presents a moment that seems simple. वो एक मोमेंट को शेयर किए हैं हम लोग के साथ. Through this poem, he share a moment of his life, जो कि बहुत दिखने में बहुत सिंपल है बट हैज़ ए लार्जर सिग्निफिकेंस. मीन्स उसका सिग्निफाई वो कुछ अलग ही सिग्निफाई करता है. बट हम जब उसको पढ़ते हैं तो वो एक सिंपल लगता है हमको. सिंपल मतलब कुछ ऐसा लगता नहीं है कि वो कुछ ज़्यादा डीपली बोले हैं जब हम लोग देखेंगे. बट
उनके हिसाब से उसका कुछ बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, मीन्स बहुत बड़ा कुछ है उसमें। इट इज़ हाईली सिम्बॉलिक पोएम। सिम्बॉलिक मीन्स सिम्बोलिज्म यूज़ किया गया है, एक एक चीज़ को लेके सिंबल वाइज यूज़ किया गया उसको। ऑन डे द पोएट वॉज इन ए डिप्रेस्ड मूड। मूड में यहाँ पे डिपेंड किया, मूड डिप्रेस्ड मूड, कौन से मूड में थे जबकि वो पोएम लिखे। डिप्रेस्ड मूड में सैड मोमेंट, सैड मूड में थे। ए प्लीजेंट थिंग हैपेंड अंडर ए ट्री। ए प्लीजेंट थिंग हैपेंड अंडर ट्री। तो सिचुएशन क्या है राइटर का और जो पोएट है उनका मूड क्या है, डिप्रेस्ड मूड और सैड मूड है, ठीक है। ए प्लीजेंट थिंग हैपेंड अंडर ए ट्री। सिचुएशन कहाँ पे हुआ, मतलब वो जो थिंग्स या फिर जो मोमेंट या फिर जो सिचुएशन उनके साथ हुआ कहाँ पे हुआ, अंडर ए ट्री, ओके। इट चेंज द पोएट्स मूड। जो सिचुएशन जो हुआ वो पोएट का जो मूड था वो चेंज कर दिया। डिप्रेस मूड था, ऑब्वियसली डिप्रेस मूड था, ऑब्वियसली हैप्पी मोमेंट में चेंज होगा अगर मूड चेंज हुआ है तो। इट सेव द रेस्ट ऑफ द डे फॉर द पोएट। तो जो दिन उनके लिए मतलब एक डिप्रेस्ड एक सैड मोमेंट था वो क्या हुआ कि मतलब एक हैप्पी मोमेंट में चेंज हो गया, जो कि बाकी का दिन उनका खराब नहीं गया। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Then, stanza 1. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. यहाँ पे ट्री मेंशन किया है जहाँ पे उनका जो चेंज हुआ था, कौन सा ट्री में, हेमलॉक ट्री, ओके। देन द वे ए क्रो मीन्स कब हुआ था, जब एक क्रो हेमलॉक ट्री में बैठा था। इसको मैं जस्ट ऐसे बोल रही हूँ, उसके बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। द वे ए क्रो, एक वो पेड़ था हेमलॉक ट्री जहाँ पे एक क्रो बैठा था जिसके अंडर थे राइटर, और जब वो पेड़ में बैठा तो ऑब्वियसली डस्ट ऑफ स्नो में स्नो पार्टिकल्स गिरा होगा। उसके बाद बस 4 लाइन में वो बताए हैं। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, द पोएम इज सेट इन ए सीन वेयर द पोएट इन ए बैड मूड, डिप्रेस मूड में थे, ठीक है। तो सीन शुरू होता है कहाँ पे, एक बैड मूड में, उनका मूड ठीक नहीं था। एंड इज वॉकिंग बाय ए ट्री, उनका मूड ठीक नहीं था और वो एक चल रहे थे थ्रो बाय, मतलब क्या बोलते हैं, एक पेड़ के साइड से होके पास कर रहे थे, ठीक है। हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री, पहले से बताई थी, ठीक है। एज ही पासेस बाय ए क्रो हैपेंस टू थ्रो सम स्नो डस्ट ऑन हिम। ऐसा थोड़ी कि मतलब जो क्रो होगा वो थोड़ी फेंकेगा, नहीं फेंकेगा, मीन्स वो पेड़ में बैठा होगा, ऑब्वियसली पेड़ में जब बैठा था तो कुछ स्नो, वो डस्ट ऑफ स्नो गिर गया किसके ऊपर, राइटर के ऊपर, ऑथर के ऊपर। वेदर इट फॉल्स ऑन हिज हेड और सोल्जर्स इट unknown edge, there is no specific mention in the poem. उनको मतलब जो डस्ट जो पार्टिकल्स था वो जो गिरा, ठीक है, उनको पता ही नहीं चला कि वो हेड पे गिरा, सोल्जर पे गिरा, उसको स्पेसिफिक उनको पता नहीं था। मतलब पोएम में मेंशन नहीं किया है कि कहाँ पे गिरा है, वो कि हेड पे गिरा, सोल्जर पे, बस उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा है, इतना पता है। ऑल्सो द रीडर्स लेफ्ट इन डाउट अबाउट द बर्ड स्पेसिफिक एक्शन। रीडर्स मीन्स हम लोग जो पढ़ रहे हैं उनको डाउट होगा कि मतलब बर्ड से रिलेटेड ऐसा क्यों, मतलब वो लोग बोले हैं, बर्ड से रिलेटेड डस्ट ऑफ स्नो का क्या रिलेशन है वो स्पेसिफिक नहीं बताएंगे। वेदर द क्रो वाज लैंडिंग, में भी वो जब लैंड कर रहा होगा तब गिरा होगा, या फिर सिवरिंग विथ कोल्ड, जब वो फड़फड़ा रहा होगा ठंड, क्योंकि ये जो सीन है विंटर के सीज़न में, ऑब्वियसली डस्ट ऑफ स्नो मीन स्नो तो विंटर के सीज़न में ही होता है ना। रीएडजस्टिंग इटसेल्फ ऑन द ब्रांच, में भी वो एडजस्ट कर रहा होगा ब्रांच में बैठने के लिए तभी गिरा होगा, या फिर और टेकिंग अप, या फिर जब उड़ रहा होगा, उड़ने की कोशिश में वो गिरा होगा में भी। It happened to send some particles of snow upon the author. तो ये सारी चीज़ हैं जिसके थ्रू मैं भी इस इन सब के जो रीज़न है इनमें से किसी कोई एक रीज़न होगा जिसके थ्रू मतलब ऑथर के ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो गिरा है। Here the two agents of nature, the hemlock tree and the crow are signifiers of sadness. Hemlock tree obviously एक poisonous tree जो कि एक नेगेटिविटी को शो करता है,
एंड क्रो, क्रो भी हमारे, हम लोग जब जो कौवा बोलते हैं उसको एक क्या बोलते हैं, इल अमीन मीन्स बैड लक के हिसाब से देखते हैं कौवा को, ठीक है। आर सिग्निफाइड ऑफ सैडनेस एंड ग्लूम जस्ट लाइक द पोइट्स मूड वाज इन द ओपनिंग सीन। तो पोइट का मूड वैसे ही खराब था। तो ऑब्वियसली जब हम लोग का डिप्रेस मूड होता है या फिर हम लोग सैड में होते हैं, तो कोई सा भी चीज़ अगर हमारे साथ होता है या फिर कुछ सिचुएशन गड़बड़ होता है, फिर जो भी होता है, तो हम लोग को हमेशा नेगेटिव साइड ही दिखता है उसका, क्योंकि पहले से तुम लोगों का मूड खराब होगा, है। तो स्टैंडा 2 इतना समझ में आ गया कि पहले स्टैंडा में बताया गया कि जस्ट जो डस्ट ऑफ स्नो था वो पोइट्स के ऊपर गिरा, कैसे गिरा वो नहीं पता, ना रीडर को पता है, ना मेंशन किया गया है पोएम में, ठीक है। उसका बस कुछ कुछ रीज़न दिया गया है, मे बी थ्रो दिस और थ्रो दिस। देन सेकेंड स्टैंडा हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेप्ट सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो पहले नेगेटिव पॉइंट में गए, ठीक है। फॉर रीज़न अननोन द ऑथर वॉज हैविंग ए टेरेबल डे। हम लोग को रीज़न नहीं पता है कि उनके साथ क्या हुआ था, है। तो अभी तक तो नहीं पता है। द ऑथर वॉज हैविंग ए टेरेबल डे, उनका बहुत ही टेरेबल डे मीन्स ऑब्वियसली डिप्रेस्ड है, सैडनेस है, ऊपर से वो ये जो क्रो एंड हेमलॉक ट्री का ये जो इंसिडेंट हुआ है उनको और भी ज़्यादा टेंशन और नेगेटिविटी में लेके जा रहे हैं। बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हैट लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली। जब वो स्नोफॉल हुआ उनके ऊपर तो उनका मूड चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? ही हैड स्पेंड हिज डे इन ए बैड मूड बट द रेस्ट ऑफ इट वाज सेव्ड बाय द क्रो एंड हेमलॉक ट्री, ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं उनका कुछ ऐसा चेंजेस हुआ, वो जब स्नोफॉल हुआ इंस्टेंटली उनका मूड ऐसा कुछ चेंज हुआ कि वो खुद बोले कि जो मूड उनका ऑफ था क्रो एंड हेमलॉक ट्री के वजह से वो चेंज हो गया और उनका बाकी दिन बर्बाद होने से बच गया बोल के। जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस। जो मैं बता रही थी वो नेगेटिविटी, क्योंकि पॉइजनस तो पॉजिटिव नहीं है ना, है कि नहीं। तो पॉइजनस ऑन क्रो, बट द पोएट यूज्ड देम ब्यूटिफुली टू पोर्ट्रे दैट inauspicious things can bring joy and happiness। inauspicious मीन्स जो हम लोग सोचते हैं कि बुरा है या फिर अपशगुन जो बोलते हैं है, बट वही चीज़ मतलब bring joy and happiness to, वो लोग भी खुशी दे सकते हैं। one must not take things for granted and should be open and accept whichever way the nature chooses to bless us। तो यहाँ पे बताया गया है कि one must not take things for granted। हम लोग अपने हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। अभी अगर मेरा मूड ख़राब है तो मैं कोई चीज़ अगर पॉजिटिव भी है तो उसको मैं नेगेटिव की दिखूंगी क्योंकि मेरा मूड ख़राब है। अगर वही चीज़ नेगेटिव है और मेरा मूड सही है तो मैं उसको पॉजिटिव वे में दिखूंगी, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। बट एक्सेप्ट व्हिच एवर वे द नेचर चूज टू ब्लेस अस। बट नेचर ऐसा एक चीज़ है जो कि प्योर है, वो किसी भी थ्रू किसी भी मीडियम से हम लोग को हैप्पीनेस देता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग उसको नेगेटिवली एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे लिए बैड लक है, या फिर हम उसको पॉजिटिवली अगर करेंगे तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो समझ में आया कि नहीं? एनी डाउट? लास्ट बेंच, एनी डाउट? समझ में आ रहा है? क्लियरली समझ पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, डाउट पूछ सकते हो। यहाँ पे ओनली मेंशन किया गया है 3 चीज़ें, क्रो, हेमलॉक ट्री, ठीक है, और एक स्नो। 3 चीज़ें। तो पहले ख़त्म तो कर लो, फिर उसके बाद अभी तो बताइए ना कि एक नेचर जो है मतलब किस हिसाब से दे रहा है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। पॉजिटिवली अगर तुम लोगे तो वो पॉजिटिव रिएक्ट करोगे, ठीक है, और अगर तुम लोग अगर नेगेटिव के हिसाब से लोगे तो नेगेटिव। इट डिपेंड्स अपॉन यू। देन सिंबोलिज्म, जो मैं बता रही थी सिंबोलिज्म, व्हाट इज द सिंबोलिज्म इन द पोएम।
What were the words that symbolize in this poem? Okay. Crow as a symbol of negativity, you can say inauspicious creature means जो अशुभ माना जाता है उसको, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट करता है अकॉर्डिंग टू पर्सन, डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता है। ये अ हार्श डार्क एंड ऑगली बर्ड, कोई कौवा को अच्छा बोला है क्या आज तक? नहीं बोला है तो। देन सिम्बोलाइज डेथ, इन दिस पोएम इट सिम्बोलाइज डेथ, बट द राइटर और द ऑथर सिम्बोलाइजेस डेथ, नहीं सॉरी, सिम्बोलाइज करता है डेथ को, बट ऑथर कुछ उसको हैप्पीनेस के थ्रू देखते हैं, ठीक है। चेंज हुआ, उनके मूड के ऊपर डिपेंड हुआ, उनका मूड चेंज हुआ जब स्नोफॉल, डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरा। देन हेमलॉक ट्री पॉइजनस ट्री विथ वाइट फ्लावर एंड इट ऑल्सो सिम्बोलाइज डेथ, ये भी सिम्बोलाइज करता है डेथ को, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज ए पॉइजनियस ट्री, पॉइजनियस जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू डेथ, ओके। ऑल्सो सिंबल ऑफ रीबर्थ एंड रीजनरेशन, बट यहाँ पे दिस पोएम में ओनली इट सिम्बलाइजेज डेथ। मैं ऐड की हूँ ये, ठीक है, मैं इसको ऐड की हूँ कि ये एक हेमलॉक ट्री इन जनरल एक सिंबल ऑफ रीबर्थ, पुनर्जन्म जो बोलते हैं, और रीजनरेशन, ठीक है। देन स्नो, द पोएम इज सेड इन विंटर, ऑब्वियसली स्नो है तो विंटर होगा, है तो। कोई चीज़ ऑल्सो सिम्बॉलिक डेथ, सिम्बॉलिक डेथ मीन विंटर में अगर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर अगर बहुत कम में आ गया, ठीक है, बहुत कम आ गया टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली उसका क्या बोलते हैं, बहुत जन के लिए नेगेटिव वे में जाते हैं, कोई कोई मतलब डेथ, किन किन का डेथ भी हो जाते हैं। तो द पोएम इज ऑल अबाउट एक नेगेटिविटी में जाते हैं, बट इंस्टेंटली इट चेंजेस टू पॉजिटिविटी, फ्रॉम नेगेटिव इट कन्वर्ट्स टू पॉजिटिव आफ्टर द falling of the snow on the author. Clear? Any doubt? पूछ सकते हो डाउट अगर है तो। और एक बात, अच्छा स्लाइड थोड़ा इधर उधर हो गया था, ठीक है, उसका की पॉइंट्स क्या क्या है, मतलब ओवरऑल जो समरी हम लोग बोलते हैं, overall the poem describes a very simple happening in very simple words, simple happening in very simple words. It tells us that sometimes even a small incident may prove us a larger significance. That is the moral जो बोल रहे थे तुम लोग अभी, है तो आया कि नहीं अभी? So we can say this is the moral of the poem. The poet is upset in the beginning of the poem, but a small incident of falling snow changes his mood totally. The poem upset थे पहले से, डिप्रेस्ड मूड में थे, है तो, बट ए स्मॉल इंसिडेंट क्या था? बताओ, स्मॉल इंसिडेंट क्या था? जो स्मॉल इंसिडेंट था कि फॉलिंग ऑफ स्नो, ये इंसिडेंट था ना, दैट चेंजेस इज मूड, उनका मूड ही चेंज कर दिया। इन द एंड ऑफ द पोएम द पोएट फील्स रिलैक्स्ड, उसके बाद एंड थैंकफुल टू द नेचर फॉर सेविंग हिज डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड। नेचर को थैंक यू बोले कौन? ऑथर और पोएट। किस लिए बोले? क्योंकि उनका दिन खराब था और वो मतलब चेंज हो गया, फ्रॉम ए सैड मोमेंट टू एक हैप्पी मोमेंट में कन्वर्ट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो नेचर रिलेटेड था। जो स्नोफॉल था जो उनके ऊपर गिरा, वो जो क्रो था वो जानबूझ के थोड़ी गिरा होगा, नहीं गिरा होगा। तो वो एक जो पॉजिटिव साइड वो ऑथर देखे कि जो स्नोफॉल हुआ वो, ऑल्दो हम लोग मानते हैं कि क्रो और हेमलॉक ट्री बैटलॉग या फिर एक सिग्निफाइज करते हैं एक नेगेटिविटी को, स्टिल पॉजिटिविटी लेके ऑथर और जो पोएट
जो पोएट है वो उसको पॉजिटिव वे में लेके क्या माने कि वो नेचर का एक सिंबल, नेचर उसको सिग्निफाइज की, और नेचर को वो थैंकफुल कि उनका बाकी का जो दिन था वो बेकार होने से बच गया। अगर दिन भर वो चीज़ मान लो अगर नहीं हुआ होता, इंसिडेंट नहीं हुआ होता, तो मैं भी उनका जो डिप्रेस मूड था वो कंटिन्यू रहता, या वो दिन भर उनका मूड वैसे ही रहता है। तो एनी डाउट? नो डाउट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बताओ। Today is your first class, that's why I choose this poem because time is short, बहुत कम टाइम है, ठीक है, और इसीलिए थोड़ा पोएम से शुरू करते हैं। प्रोज थोड़ा लेंदी रहता है, और ये पीपीटी के हिसाब से मैं मतलब ये की हूँ। अगर होगा तो हम लोग बुक से, मतलब तुम लोग का बुक रीडिंग होता है कि नहीं होता है? होता है। तुम कौन से स्कूल से आए हो? कि कोसला, और लास्ट में जो कोसला वो भी बुक रीडिंग होता है वहाँ पे, होता है। तो हाँ, तो ये फर्स्ट क्लास था, और एज ए पोएम से जब मैं शुरू की हूँ, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग बुक रीडिंग से करेंगे, ठीक है। अभी टाइम कम था और मतलब प्रेजेंट करना था इसको, तुम लोग को एक क्लास कर लेना था मेरे को, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग बुक रीडिंग से शुरू करेंगे। बुक रीडिंग, हार्ड वर्ड्स मीनिंग, देन तुम्हारा अपना प्रोसीजर बता देना मेरे को किस हिसाब से किस स्कूल का होता है। कॉमनली उस बेसिस पे हम लोग क्लास करेंगे। क्लियर? अगर कुछ डाउट है यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, और उसके बाद डाउट पूछ लेना, उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन आंसर करोगे। बुक ले चुके हो तो बुक, कोई भी वाले कुछ बोल नहीं रहे हो? बुक मिल चुका है, नहीं मिल चुका है? क्या अभी नहीं मिला है अभी तक? अच्छा, तो आई थिंक एनसीईआरटी का 10 तक 9 तक चेंज हुआ है बुक, 10 का बुक चेंज नहीं हुआ है। प्रीवियस में जो पढ़े थे वही है सब, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। और हम लोग तुम लोग का कितना बुक है मुझे नहीं पता, शायद 2 बुक और एक ग्रामर बुक होगा। ग्रामर नहीं है, बट तुम्हारे सिलेबस में ग्रामर है तो ठीक है। तो वो देख के उस बेसिस पे हम लोग ग्रामर का क्लासेस कभी कभी रखेंगे। पहले प्रोज एंड पोइट्री ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी ख़त्म करने का। समर कोर्स में मैक्सिमम तुम्हारा 50 to 60% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सर बताएंगे समर कोर्स का क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या नहीं है। उस टाइम में मैक्सिमम 50 to 60% कवर अप हो जाएगा। देन तुम्हारे लिए एक बेनिफिट ये है कि तुम लोग अपने स्कूल में ऑब्वियसली यहाँ पे अगर ख़त्म हो गया होगा तो तुमको अगर स्कूल में क्वेश्चन पूछेंगे है तो तुम लोग बता पाओगे। देन दूसरा बेनिफिट ये है कि जितना जल्दी हम लोग ख़त्म कर सकेंगे उतना हम लोग को रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा। रिवीजन, प्रैक्टिस, ठीक है, टेस्ट, इसके लिए हम लोग को टाइम मिलेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग बुक रीडिंग से शुरू करेंगे। ये एक चैप्टर मतलब पोएम था, ख़त्म हो गया। अगर कुछ डाउट है अभी पूछ सकती हो, और यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। देन यू हैव टू डू योर होमवर्क। उसके बाद तुम लोग को अपना होमवर्क करना पड़ेगा। और कुछ डाउट? नो डाउट? ओके, थैंक यू।